तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है ये देख लिया था, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इक्वेशन ऑफ वेव क्या थी, कोई बताएगा जरा आवाज जोर से। y इक्वल्स टू ए साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अगर यहां पर प्लस के एक्स है तो डायरेक्शन ऑफ वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और माइनस के एक्स है तो डायरेक्शन ऑफ वेव पॉजिटिव के एक्स एक्सिस में। समझ गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। यहां पर ओमेगा क्या है, बिल्कुल सही। यहां पर मैं एक काम करता हूं, सभी के नाम लिख देता हूं। ए बोले तो एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हम एसएचएम में भी पढ़ चुके हैं, ये वही वाला है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ या फिर अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी बोले तो टाइम पीरियड। टी क्या हो गया, एनी टाइम ऑन विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। के क्या हो गया फिर हमारा, कांस्टेंट है, इसको अपन लोग वेव नंबर के नाम से जानते हैं, या एंगुलर वेव नंबर। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा। ये हो गया k, और x तो सब जानते ही हैं, वो पोजीशन जिसके पार्टिकल की बात हो रही है, x एक्सिस में पोजीशन, और y है y एक्सिस में पोजीशन। तो यहां पर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि दिस इज y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। इसको कहते हैं अपन लोग वेव का फंक्शन, और इसको कहते हैं हम लोग कि इस वैल्यू के माध्यम से आप वेव का स्टिल बना सकते हो, वेव स्टिल या वेव की फोटो खींच सकते हो आप, इसकी सहायता से आप बना सकते हो। हर तरह की वेव के लिए तो मैं ये हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए, हर तरह से मेरा मतलब है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में भी और अंदर टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रेशर वेव्स। साउंड वेव एक तरह की प्रेशर वेव्स होती हैं, इनको हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए इक्वेशन है। कौन से के लिए इक्वेशन है, लिख दूं जरा मैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन वेव, दिस इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। आई बात समझ में ठीक से, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो है नहीं, अभी तक सब ठीक चल रहा है। ये हमारी वेव मोशन के लिए y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स है, जहां पर a एम्पलीट्यूड है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सब बढ़िया। अब उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, आपको बताया था मैंने कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं हमें, जहां पर इनके वैल्यूज हमसे पूछे जाते हैं। आ सकता है ना। एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले ही लेते हैं हम लोग, बहुत ही साधारण सा प्रश्न ले लेते हैं अपने मन से ऐसी बना के। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, आपको दिया गया है एन इक्वेशन ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव भी हो सकता है, वेव इन अ स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं यहां पर, वो इज गिवन बाय, इक्वेशन देखना ध्यान से, y इज इक्वल्स टू 5 साइन, एक मिनट, 2 पाई 100t माइनस 5x, ये हमारी इक्वेशन है। नाउ वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये इक्वेशन ऑफ वेव दी रखी है, पता करना है इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और पता करना है आपको वेव की वेलोसिटी।
आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है, पर अभी हमें बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो कि पार्टिकल एसएचएम करेगा। जब भी वेव ट्रेवल करती है तो पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम, और पार्टिकल एसएचएम करेगा और वेव की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो हमें वेव की वेलोसिटी बताएं। यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, इसको देख करके आपको क्या इंफॉर्मेशन सूझती है, क्या इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ रही है, बताइए बच्चों। एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है इसका, 5, ये मीटर में हो सकता है, हम 5 यूनिट लिख के छोड़ देते हैं। ओमेगा कितना दिया हुआ है, पक्का 2 पाई 100, टी का मल्टीपल होता है ओमेगा, तो 2 पाई 100 यानी कि 200 पाई दे रखा है हमको ओमेगा। और क्या दे रखा है हमें, के दे रखा है, के कितना दे रखा है, हाँ 5 10 पाई, कितना दे रखा है 10 पाई। अब हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे होती है, बिल्कुल सही, वेलोसिटी मैक्सिमम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओमेगा। और दूसरी चीज क्या पूछी है, वेव वेलोसिटी। कैसे निकालोगे वेव वेलोसिटी, बिल्कुल सही, वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये होता है हमारा ओमेगा बाय के। ये कि वी मैक्स किसके बारे में बात हो रही है, पार्टिकल की। ये मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी है, फॉर पार्टिकल, और ये वेलोसिटी किसकी है, वेव की। वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि ओमेगा और के कांस्टेंट है, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी में हमसे मैक्स पूछा है। अलग अलग इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल पूछा है, इसीलिए ऐसे ही हमसे पूछते हैं। आओ अंदर, अब आना पड़ेगा इधर। किस चीज का फॉर्म भर रहे थे, यही टाइम पे भरना था तुम्हें जेई मेन का फॉर्म। तुम्हें नहीं पता क्लास का टाइम हो गया, एक बार थोड़ी लेट हो रहे हो तुम। कभी तुम साइकिल की चेन उतार लेते हो, कभी तुम फॉर्म भरने लगते हो, कभी कुछ और कभी कुछ और, हैं? सही बताओ, तुम्हें मजा आता है ना लेट होने में, जानबूझ के लेट निकलते हो घर से, गाओ। हम ये सोचते 1 बजे निकले, 1:30 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ, फिर रास्ते में क्या करने लगते हो, फॉर्म भरने लगे रास्ते में तो घर पे भर रहे थे, गूगल में स्कूल कोड बता रहा, ठीक है। फिर मतलब 1:12 हो गया था घर। हाँ, तो तुम तो कह रहे 1 बजे निकले हो, 1:12 पे निकले हो, हाँ फिर लेट निकले ही हो घर से। सर 8 मिनट लेट। ये 8 मिनट लेट है, जरा घड़ी में टाइम दिखाओ, देखो जरा 8 मिनट से तो कहीं ज्यादा लेट है जी। कितना हो रहा है, हाँ कितने बजे की क्लास है अपनी, कितना टाइम लेट है ये, फिर कह रहा 8 मिनट लेट है तू। इसमें टाइम थोड़ा पीछे। अभी बाहर कर लिया तूने अपनी घड़ी में टाइम पीछे, नहीं कर लिया सर। इधर दिखा रहा है मेरे को घड़ी में, मेरी घड़ी में टाइम पीछे है। भाई साहब तुम अगले से आओगे, तुमको हम क्लास में एंट्री नहीं देंगे। ठीक है सर, हम टाइम से पहले आएंगे। टाइम पे ही आओ, पहले आके क्या करोगे, मतलब 10 मिनट 15 मिनट पहले ही आएंगे। तो टाइम से आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2-3-4 मिनट लेट हो तो चलेगा, 22-22 25-25 मिनट लेट हो गए तो कैसे चलेगा, बीच क्लास चल रही है, दुनिया भर देख रही है, सब देखेंगे तुम्हें। बुलाना उसको जरा, इधर आओ, इधर आ, इधर आओ। अरे सर क्या होता है, इधर आओ। क्या है तुम्हारा काम, इधर खड़े हो। तुम हर रोज क्यों लेट होते हो, कसम खा रखी क्या तुमने, तुम्हारे पास क्या बहाना है आज। अरे सर आज कैसे मेरी फोटो खींचने गया, मैं खिंचवाने गया था। फोटो खिंचवा रहे थे, मॉडलिंग करनी है अरे मतलब वो फॉर्म के लिए। हाँ। क्लास के टाइम पे तुम्हें फॉर्म भरना है, उन्हें फॉर्म भरना है, दोनों बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे क्या, तुम भी फॉर्म बोल देना, मैं भी फॉर्म बोल दूंगा। अरे ये तो आज सच में लेट हो गया सर। अच्छा, इसका तुम्हें पता है, नहीं ये कैसे बता रहा था।
तो बाहर बातें चल रही थी अपनी, नहीं अरे खड़े होके जाएंगे नहीं जाए क्लास में। ये तो मुझे क्या था, तुम चले जाओ, तुम बेइज्जती करवा चुके हो, फिर उसके क्या बाद कह रहा था? तुम चले जाओ, तुम बेइज्जती करवा चुके हो। हाँ अब तुम्हारी नहीं हुई। इधर आ भैया, इधर आओ, इधर आओ, भैया के साथ खड़े हो, आ जाओ आ जाओ। तो तुम्हें बेइज्जती नहीं करवानी अपनी। क्यों? अबे तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या? ड्रॉपर में पढ़ रहे हो, लेट आ जा रहे हो। पता है कैसे लेट आ सकते हो तुम यार? तुम्हें नहीं लगता है अपनी क्लास छूट गई 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट थी तो बड़ा नुकसान हो सकता है? ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं यार। क्लास ऐसे थोड़ी अपन शुरू करते हैं टाइम के लिए। छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें टेंशन नहीं है, माता पिता ने कहा है कुछ नहीं होता, थोड़ी देर लेट हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? तुम छोटे बच्चे, तुम्हें तो खुद अपना ध्यान रखना है। जाओ बैठो, खुश रहो। कैमरे पे कैसे आया करके जाओ। गधा है बिल्कुल, हर रोज लेट होता है, कसम खा ली इन लोगों ने। हो गया हमारा सवाल? प्रॉब्लम किसी को? प्रॉब्लम किसी को? किसी प्रकार की समस्या है ना? तो आपको ढेर सारी चीजें पूछेंगे, ढेर सारी मतलब ढेर सारी, इसी इक्वेशन पर तैयार रहना। उसके लिए केवल इक्वेशन देंगे या मिलती जुलती वैल्यूज, मान लो वैल्यू देके इक्वेशन पूछ लेंगे, मान लो वैल्यू देके इक्वेशन पूछ लेंगे तो भी क्या दिक्कत है हमें? वैल्यू देके अगर इक्वेशन पूछ ली तो भी हमें क्या दिक्कत है? हम वैल्यू दिखा के इक्वेशन डाल देंगे। इक्वेशन में फिट करना है हमें, तो कौन सी इक्वेशन में फिट करना है? इस इक्वेशन में फिट करना है हमें। समझ रहे हो कि नहीं? फ्रीक्वेंसी वगैरह दे दी हमें, एम्पलीट्यूड दे दिया, ये सब चीजें दे दी तो सेट कर लेंगे हम। ठीक है? इक्वेशन ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, इस तरीके से इक्वेशन ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग देते हैं और उसका फिर क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तो मैंने कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा, आप लोग तैयार है ना बड़े क्वेश्चंस के लिए भी, लेंदी क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है? अब वो क्या ही लेंदी कर लेंगे इसमें यार, मतलब क्या क्या और क्या पूछेंगे इन्हीं पर, यही जो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ये सब चीजें पूछेंगे। ठीक है ना? अभी आगे और पढ़ाने वाला हूं, वो चीजें अपन से पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा वेव के पहले एक तरीके के क्वेश्चन हो गए जो आप लोगों को अभी तक कर लेने चाहिए। पिछले क्लास के थे ऐसे क्वेश्चन, अगर तुमने ट्राई किए होंगे तो तुम्हें कम से कम अगर तुमने 15 ट्राई करे तो 6-7 तो ऐसे मिलेंगे। पर ये फर्स्ट स्टेप है अपना, इस चैप्टर का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है? ये जैसी वेव है वैसे ही साउंड वेव की भी इक्वेशन होती है। ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, कौन सी है? उसके लिए भी तैयार रहना भाई साहब। अदर देन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी एग्जिस्ट करती हैं, ध्यान रखना। अदर देन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स भी वेव एग्जिस्ट करती हैं। चलो, तो अब मैं इसकी रील बना के डालूंगा, पक्का डालूंगा आज तो। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना? मतलब एक बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। दूसरे टाइप में अब हम और इंफॉर्मेशन देखते हैं कि वेव में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब वेव की स्पीड हम लोग बात करेंगे, वेव और साउंड वेव की। जो हम वेव की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेव इन अ स्ट्रिंग। किसके? वेव इन अ स्ट्रिंग। तो उसमें स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालना है, कैसे करना है, क्या करना है? तो देखो, वेव्स जो होते हैं वो मैंने खास बात बताई थी कि मीडियम के पास इलास्टिसिटी होना चाहिए और ठीक ठाक डेंसिटी होना चाहिए। ये सब मतलब पहली रिक्वायरमेंट है। अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो उसमें वेव नहीं आएंगी। मेरी नहीं बात समझे? मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो उसमें वेव। तुम्हें पता है ये कमरा अपना साउंड प्रूफ सा है। इस मटेरियल को छू के देखा तुमने? क्या खास बात लगी तुम्हें इसमें? फोम है। क्या होती है फोम? अब्सॉर्ब कर लेती है साउंड। उसमें खूब सारा एयर होता है, तो एयर एक बार जब साउंड उसमें गया वो एक तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है साउंड को। साउंड को अब्सॉर्ब करने का बेसिक मीनिंग है जो एनर्जी साउंड लेके आ रहा है ना उसको वेस्ट कर देना, उधर ही के उधर ही, ऑसिलेट वाइब्रेट नहीं होना, उसको खत्म कर लेना। अगर यही हम दीवारों वाले कमरे में होते तो उसमें क्या रहता कि वो दीवार जो है वो वाइब्रेट करती है। आपने कभी हाथ मार के देखा है ना दीवारों पे, हिलती है? हाँ हाँ हिलती है। दीवार नहीं हिलेगी? क्या बात कर रही है? हाथ मारने से नहीं हिलेगी, मैं मारूंगा तो हिलेगी, टेंशन नहीं लो। तो ऐसा होता है कि उसमें कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है, तभी वो साउंड एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो पाता है। साउंड को जाने के लिए, चलने के लिए वाइब्रेशंस चाहिए। साउंड बेसिकली
एक मैकेनिकल वेव है, तो मीडियम का पार्टिकल का ऑसिलेशन होना आवश्यक है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ये मीडियम की रिक्वायरमेंट है कि पार्टिकल, जैसे कि हम वेव को जमीन में हम ऐसे करके ऐसे करते हैं तो जमीन भी हल्का सा, या अपन छत वत पे करते हैं तो हल्का सा हिल जाती है ना, यानी कि ये जो इस पर ये ऑसिलेशन हो रहे हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं ऑसिलेशन। लेकिन अगर वहीं हम रेत में ऐसे पैर मारते तो इतनी आवाज आती क्या? मैं जो पैर मार रहा हूं अभी आवाज आ रही है, रेत में पैर मारता तो आवाज आती क्या? क्यों नहीं आती? हाँ, वो उसके पास इलास्टिसिटी नहीं है। आया कुछ समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इलास्टिसिटी नहीं है। इलास्टिसिटी अपन ने अभी तक चैप्टर तो नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसे कोई बहुत टॉप चैप्टर भी नहीं है अपने सिलेबस में, छोटा सा चैप्टर ही है। इलास्टिसिटी मतलब एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज, है ना। तो स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग शुरू करते हैं हम लोग, और वो डायरेक्ट ही लिखना है अपन को। स्ट्रिंग में कौन सी वेव होंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव। तो हम ऐसे भी लिखते हैं वेलोसिटी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग देखते हैं। तो इसके लिए एक सेटअप होता है। कैसा होता है सेटअप? ऐसा, ये दीवार से हमने एक रस्सी बांधी, ठीक है। ये रस्सी है, ऐसे पुली पे से होकर ऐसे नीचे की तरफ को जा रही है, और इससे लटकाया गया है एक मास। ठीक है। अब ये ऐसा सेटअप बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि इससे हमें टेंशन तुरंत मिल जाएगा। क्या टेंशन होगा इस रस्सी में? यहां से लेकर के यहां तक टेंशन की वैल्यू क्या होगी? mg। शाबाश। टेंशन की वैल्यू कितनी होगी यहां पर? क्योंकि इक्विलिब्रियम में होगा ना, ये एक्चुअली में वायर है। ठीक है, वायर है, तो वायर में जो टेंशन आएगा वो स्मॉल mg के बराबर आएगा। गॉट इट? उसके बाद मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर है इसको हम लोग लिखते हैं म्यू। ये है टोटल मास ऑफ वायर अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर। अभी लेंथ कौन सी लेंगे? यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ लेंगे। और इसका मास है m। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर म्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल L। यहां पर कैपिटल M अपॉन कैपिटल L है, और मास पर यूनिट लेंथ हो गया। तो जो स्पीड ऑफ वेव होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाय म्यू। स्पीड ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाय म्यू। अब ये जो अंडर रूट टी बाय म्यू है, इस पर अगर क्वेश्चन आएंगे तो आइडिया लगाओ किस तरीके से आ सकते हैं। पूछेगा, अगर वो हमसे कुछ चीजें जानकारी चाहेगा तो आइडिया लगा के बताओ क्या क्या पूछ सकता है। मतलब एक तो सबसे सिंपलेस्ट हो गया, वी टी और म्यू में से दो चीजें दे दी, तीसरी पूछ ली, ये तो हो गया। फिर और क्या पूछ सकता है? दो के रेशियो ले सकता है, दो के रेशियो ले सकता है। कुछ चेंज कर दिया उसने। गिटार की स्ट्रिंग्स देखी है तुम लोगों ने? एक बार मैंने गिटार बजाना शुरू किया था,
वो ऐसा था, मैं अपने दोस्त के रूम पे गया, ठीक है, उसका जो पार्टनर था, रूम पार्टनर, वो गिटार बजाता था। अब अच्छा बुरा क्या, सब ऐसे ही एक ही जैसा बजाते हैं, गुलाबी आंखें पक, सबको गुलाबी आंखें ही आता है। तो मैं भी बड़ा इंप्रेस हो गया, ओह गुलाबी आंखें गा रहा है, क्या बात है भाई यार, बड़ा सही गा रहा है यार ये तो फिर वो व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं तुम भी सीख लो। हमने कहा हाँ यार 2-3 दिन के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं सीख सकता हूँ। तो उसने ऐसे 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 करके पकड़ना सिखाया मुझे गिटार, ऐसे इस पर उंगली रखो, इस पर इधर उंगली रखो, इधर इस पर इधर उंगली रखो, ऐसे टिडिंग उसने बजाया। बड़ा आसान है यार। तो वो पहले थोड़ी पता था मुझे आसान नहीं होता, ये तो देखने में लग रहा था अरे क्या है उसमें, ये उंगलियों से दबा लेना और बस टुरुंग। तो मैंने दबा लिया, बजाया, उसने दबाई अपने हाथ पे ऐसे रख के, उंगलियां रखवा करके बजाया। अरे वाह मैं तो बहुत अच्छा बजा रहा हूँ। उसने कितने रखवाई थी, उसने कहा कीप प्रैक्टिस, ऐसे करो फिर इसको बदल देना, फिर इसको बदल देना, प्रैक्टिस करो इस पे। मैंने कहा ठीक है भाई क्या जाता है, अपना प्रैक्टिस करेंगे। मैंने करी 6-7 घंटे प्रैक्टिस, तो मेरा भरोसा करो मैंने 6-7 घंटे करी, मतलब गिटार छोड़ा ही नहीं मैंने। मतलब रात हो गई, सब सो गया, फिर उसके बाद उठा, फिर गिटार उठा लिया मैंने, और उसके बाद जो उंगलियों में सूजन पड़ी मेरे, हफ्ते भर सूजन उंगलियों में भाई साहब इधर। मैं कहूँ यार तुमने कैसे कर लिया, कह रहा अभी तो सूजन है, अभी आगे खून भी निकलेगा। मैंने चूल्हे में क्या गिटार तुम्हारा, मेरे को नहीं बजाना। कह रहा खून भी निकलेगा, नहीं भाग खून निकलेगा, पागल हो गया क्या, बजा क्यों ना फिर लोग ऐसे खून निकल रहा है। तो ये एक आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तब मैंने वहां पर लेकिन फिजिक्स के काम की चीज मैंने वहां पे देख ली थी। हर एक स्ट्रिंग की मोटाई अलग अलग है और उसमें ऐसे स्क्रूज होते हैं टाइट और ढीले करने के लिए, और उसके पास एक इक्विपमेंट था जो नहीं वो अलग चीज है, फ्लटर अलग, एक इक्विपमेंट था जो वो डोरी पे लगाता था और फिर से टिंग करता था। वो बेसिकली उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बताता था, कितना स्पेस से वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल वो गिटार वाले लेवल तक तो हम थोड़ा सा देर बाद पहुंचेंगे कि उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे किसके बात हो रही थी, लेकिन ये सब चीजें बड़ी ही वैज्ञानिक हैं, बड़ी सिंपल हैं। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वो वाली जो चीजें वो कर रहा था उधर, उसको ये नहीं पता था कि वो क्या है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट, वो तो ऐसे ये बता रहा कि ये नोट है, ऐसा है और वैसा है। बेसिक फिजिक्स अपन पढ़ेंगे उसकी गिटार की। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे तुम लोग कॉलेज में जाओगे, कुछ लड़के मिलेंगे तुम लोग कॉलेज में गिटार वाले, तुम लोग में से कोई बजा लेता है क्या, तुम बजा लेती हो। टुडुंग तो सभी कर लेते हैं उसमें, टुडुंग तो सब कर लेते हैं। अभी भी सीख रही हो, सीख लेना आराम से, बड़ा टाइम है उसमें। तो कॉलेज जाओ अपने आराम से, एक आध दो चीजें कर ही लिया करो, लोग इंप्रेस होंगे, समझ रहे हो, इसलिए तो करता ही है आदमी। खैर मेरा ये है कि गिटार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको थोड़ा सा काम करता है, इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने बांसुरी भी उठाई थी, मैंने, वो बांसुरी खराब हो गई मेरी, फिर उसके बाद से सही कराने नहीं गया। तो स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव, ये हमें याद कर लिया। इसमें चीजें बदल देंगे वो, जैसे कि कहेंगे ये ऐसा मास है, एक और मास चढ़ा दें, अब क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ वेव, तो ये तो बदलेगा नहीं। या फिर कह दें गिटार की एक स्ट्रिंग है, फिर मोटी वाली स्ट्रिंग है, फिर और मोटी वाली स्ट्रिंग है, उनमें क्या रेशियो आ रहा है स्पीड ऑफ वेव का, ये सब चीजें हमसे पूछ सकते हैं। स्पीड ऑफ वेव अभी तुम निकालना सीख लो, आगे मैं तुम्हें फ्रीक्वेंसी, इसी से हेल्प से फ्रीक्वेंसी भी निकालना सिखाऊंगा। स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे हम, फिर फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। साउंड सारे जनरेट होते हैं स्टैंडिंग वेव से, सबके सब साउंड जनरेट होते हैं स्टैंडिंग वेव से, ओनली एंड ओनली स्टैंडिंग वेव। तो वो स्टैंडिंग वेव भी हम लोग आगे देखेंगे। हाल फिलहाल आप इसके क्वेश्चन को भाई अपना दिमाग लगा लो, बहुत छोटे छोटे चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि ये जो मास लटक रहा है यहां पर, इसको से पानी में डुबो दिया, पानी में डुबो दोगे तो बुओयेंसी की वजह से उसका टेंशन घट जाएगा ना, तो टेंशन कितना हो जाएगा, mg माइनस फोर्स ऑफ बुओयेंसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फोर्स ऑफ बुओयेंसी रो वी जी, अभी एक आध कुछ पहले मैंने बताया भी था, अभी नहीं बताए थे, क्वेश्चन ऐसे चमका कर रहे थे जब, है ना, वो उतना सही में आपका बहुत सारा काम हो गया। क्लास 9th वाला वो पार्ट है, हाँ क्लास 9th वाला बता रहा हूँ मैं, तो क्लास 9th वाले लेवल का रो वी जी, वो बुओयेंसी आप घटा दोगे यहाँ पर। तो छोटी छोटी सी मगर मोटी सी बातें जो है
उन पर आपको चेंजेस कर लेते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे ना, मैं इसके और टाइप, मुझे लग रहा है कि ज्यादा अपन को उसको बता दिया, बस इतना आपके लिए काफी है। फिर वो जो क्वेश्चंस आएंगे तब हमें उनको डिस्कस करना चाहिए, तब मैं बताऊंगा आपको कि देखो भाई मैंने बोला था उस दिन ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आपका मोटिव बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करके पढ़ने का नहीं होना चाहिए, कंटेंट सोचने का होना चाहिए। वही मैं बनाना चाहता हूं कि आप सोचने लगो, ये चीज आई है, अब इस पर क्या पूछा जा सकता है और पॉसिबल सिनारियो क्या हो सकते हैं। तो 3 चीजें हैं, वेव की स्पीड, टेंशन इन द स्ट्रिंग और फ्रीक्वेंसी और वो म्यू, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो चेंज इन्हीं में कर पाएंगे। मोस्टली आपको टी और म्यू बदल के स्पीड ऑफ वेव के बारे में बात करेंगे। आगे जब स्टैंडिंग वेव पढ़ लेंगे तो वहां पर फ्रीक्वेंसी भी घुसाएंगे हम इसी में। हमने स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ बनाया था कि नहीं? तो उसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। स्पीड हम अभी निकाल ले रहे हैं, वेवलेंथ तो वेवलेंथ है ही, फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में आगे पता चलेगा हमें। फिर स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग की ये वैल्यूज होती हैं, ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। अभी हम साउंड की स्पीड नहीं पढ़ रहे, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड नहीं पढ़ रहे, हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मान लो हमारे पास एक पाइप है, उस पाइप में एक गठान बांध करके हमने एक रस्सी ली है और ऐसे उसको रख रखा है। ये पाइप है, पाइप में हमने गांठ बांध दी। गांठ बांधने का मतलब समझते हो, यहां पर जो सपोर्ट है वो रिजिड हो गया। गांठ बांधने का मतलब हो गया कि सपोर्ट यहां का रिजिड है। दूसरा केस ऐसे हो सकता है कि मैंने पाइप में डाला छल्ला और उस छल्ले में मैंने रस्सी बांधी और फिर उसे ऐसे कर दिया, टाइट कर दिया। समझ गए? छल्ला बांधोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहां पर गांठ बांधी तो ये वाला पार्ट ऊपर नीचे नहीं जाएगा। पक्की बात है ना? अच्छा, ऐसे हो सकता है कि मान लेते हैं इनफाइनाइट रस्सी है, लेकिन उसका एक हिस्सा है मोटा और फिर पीछे हिस्सा है पतला। यहां पर ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और एक केस ऐसा बनता है कि पहले हिस्सा पतला है जिसमें से वेव आ रही है और फिर हिस्सा रस्सी का मोटा हो जाता है। ये सब तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। यहां तो ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, केवल रिफ्लेक्शन होगा। पाइप में क्या ट्रांसमिशन होगा? नहीं होगा ना। इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड सपोर्ट, और इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल सपोर्ट। अब आपने क्या किया, यहां से वेव पल्स जनरेट करी, कर ली। वेव पल्स जब आपने जनरेट करी तो वो यहां से चलते 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 इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। अब ये रिजिड सपोर्ट है ना, तो वेव पता क्या होगी, यहां पर पलट जाएगी। क्या होगी? यहां पर पलट जाएगी और फिर लौटेगी वापस। नहीं आई मेरी बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? आया कुछ? तो ये वेव पल्स के जाने वाली ये है और आने वाली ये है। क्या अंतर है जाने वाली वेव और आने वाली वेव में? हाँ, π/2 का नहीं, पाई का। पूरे 180 डिग्री का फेज में डिफरेंस आया है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? आ रही है ना? पूरे 180 डिग्री का। और मान लेते हैं यहां पर हमने वेव भेजी है, यहां पर, तो पता क्या होगा, ऐसे ही जाएगी और ऐसे ही वापस भी आ जाएगी। इसमें कोई भी डिफरेंस, फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये रिजिड सपोर्ट है ना। अब ये सपोर्ट जैसे कि ये आया, हर पार्टिकल ऊपर होता है। अब वो ये वाला जो पार्टिकल यहां पर रिजिडली कनेक्टेड है वो तो ऊपर होएगा ही नहीं, नीचे होएगा ही नहीं, तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं।
तो बाकी पार्टिकल नीचे हो जाएंगे, फिर लौटते हुए पार्टिकल को मजबूरी में नीचे होना पड़ेगा। आया कुछ कुछ समझ में? मजबूरी में लौटते हुए पार्टिकल को नीचे होना पड़ेगा, इस वजह से वो पार्टिकल उठेगा ही नहीं अपना वहां पर, उसका कोई ऑसिलेशन कभी होगा ही नहीं। तो देखो जैसे ये अपन सिमुलेशन उठाते हैं, यहां पर क्या है, ये पल्स हम लोग इधर पल्स भेजेंगे इधर से, ठीक है। मैं जैसे यहां से क्लिक करूंगा एक पल्स इधर जाएगी, और यहां पर जो एंड है मैंने चूज किया है, अभी फिक्स्ड एंड चूज किया है। यहां पर ये जो जैसे ये मैंने बीड्स के फॉर्म में पिछले क्लास में बताए थे, ये स्ट्रिंग है, बीड्स के फॉर्म में हम इनके पार्टिकल को समझ रहे हैं। तो यहां पर लास्ट एंड फिक्स्ड है, ठीक है। हम इसको चाहे तो लूज भी कर सकते हैं, इसे छल्ला डाल के भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो फिर नो एंड, नो एंड में तो कुछ है ही नहीं, वो आगे चलते चला जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले फिक्स्ड एंड पे देखते हैं। जो मैंने बताया कि पल्स जो है 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ जाती है, बहुत ध्यान से देखना। यहां से गई, देखा, लौट के आ गई, और इसी दोनों ही एंड फिक्स्ड हो गए ना। स्लो मोशन में देखते हैं इसको। देखो जो पार्टिकल है ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, हिलेगा क्या? अब नहीं हिलेगा, इसी वजह से 180 डिग्री फेज में डिफरेंस आ जाता है। यहां पर हिलेगा ही नहीं, जब वो लौट के वेव इधर से आएगी, देखते रहना बहुत ध्यान से, ये वाला जो ग्रीन बीड है ये हिलेगा ही नहीं, तो मजबूरी में पार्टिकल को फिर वो पलटना पड़ेगा, फिर वेव जो पल्स जा रही है 180 डिग्री। यहां पर मैंने जो डैम्पिंग है, डैम्पिंग यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी 0 कर रखा है। मैं चाहूं तो लॉस ऑफ एनर्जी बढ़ा दूं, तो धीरे धीरे वेव का जो वो है घट जाएगा, और फाइनली रुक जाएगी वेव। समझ गए? क्लियर है कि नहीं है? अब मैं कौन सा एंड करता हूं? लूज एंड। लूज एंड में मैं पल्स भेजता हूं, तो लूज एंड में मैं पल्स भेजूंगा। स्लो मोशन में देखेंगे, पहले नॉर्मल देख ले, देखा तुम्हें? तो बाबू इधर से आ रहा है नीचे वो, स्लो मोशन में देखो, यहां पर फिक्स्ड हो गया ना अब तो यहां पर 180 का फेज डिफरेंस हुआ। यहां पर लूज है तो देखो ये ऊपर चला गया अभी, और यही नीचे जा सकता है। आया समझ में कि नहीं आया? तो जो लूज एंड है वो तो ऑसिलेट कर सकता है ना, और फिक्स्ड एंड ऑसिलेट नहीं कर सकता। पलटेगा कहां पर फेज? यहां पर। फेज में जो डिफरेंस आएगा वो फिक्स्ड एंड पर आएगा, लूज एंड पे नहीं आएगा। आई बात समझ में? किसी प्रकार की समस्या है? और अगर मान लो मैंने नो एंड कर रखा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो पल्स सीधी सरसराते हुए बाहर चली जाएगी, ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन हो गई नहीं। अब रिफ्लेक्शन के लिए मैंने आपको बता रखा है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन कौन से की। ये तो हो गया हमें रिजिड सपोर्ट से फेज में 180 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, और फ्लेक्सिबल सपोर्ट से फेज में 0 डिग्री का डिफरेंस होता है। किसमें? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के फेज में। रेज कह रहा हूं या वेव कह दूं, एक ही बात है। यहां पर अभी मैं एक ही बात कह रहा हूं, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के फेज में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। यहां पर जिस फेज में जाएगा उसी फेज में वापस आएगा। यहां पर फेज में 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, जिस फेज में जाएगा लौटते में 180 डिग्री बदल जाएगा फेज। क्लियर हुआ ये वाली बात? और अब यहां पर आते हैं हम, ये मोटे वाले का मतलब हो गया हमारा हाई डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है इसका, और मास पर यूनिट लेंथ इसका कम है। और यहां पर हाई डेंसिटी ये हो गया, और लो डेंसिटी ये हो गया, ठीक है। अब जब यहां से वेव जाएगी, ये हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाएगी, तो ये एक तरीके से लूज एंड का काम करेगा। तो यहां से टकरा करके एक रिफ्लेक्शन भी आएगा। मैंने थोड़ी सी जगह कम छोड़ी, छोटा बना लेते हैं। एक रिफ्लेक्शन भी आएगा जो कि सेम फेज में रहेगा, और एक ट्रांसमिशन भी होगा जो कि सेम फेज में रहेगा। ये हो गई हमारी ट्रांसमिटेड पल्स। देख लो जरा कौन क्या है। यहां पर ये है इंसिडेंट पल्स, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड पल्स,
और ये हो गई ट्रांसमिटेड पल्स। फिर यहां पर जब लो डेंसिटी के लिए यहां पर हम चर्चा करते हैं इसी चीज की, तो यहां से जो वेव जाती है लौट के फिर यहां पर 180 डिग्री के फेज होगा, लेकिन ट्रांसमिटेड वही हो जाएगी। ये हमारी इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट पल्स, ये रिफ्लेक्टेड पल्स, और ये वाली हो गई हमारी कौन सी पल्स, ट्रांसमिटेड पल्स। यहां पर ऑफ कोर्स इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो इंसिडेंट पल्स है इसकी एनर्जी दो हिस्सों में बट गई, समझे। यहां पर जो इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है सेम एनर्जी की है, क्योंकि यहां पर हमने एनर्जी का लॉस नहीं माना। ले यहां पर एनर्जी लॉस तो मानने की जरूरत भी नहीं है, दो वेव हो गई ना, एक चली भी गई और एक लौट के भी आई। कुछ क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Incident wave and reflected wave are pi reflected wave have pi phase difference। और यहां पर लूज एंड से या फ्लेक्सिबल सपोर्ट से इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव हैव कितना 0 डिग्री फेज डिफरेंस। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये तुम समझ तो गई हो यहां पर क्या लिखना है अपन को। ट्रांसमिटेड तो सेम फेज में ही चली जाती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड अगर मान लेते हैं तुम्हारे हाइयर डेंसिटी से लो डेंसिटी में जा रही तो फिर लौट के भी बढ़िया वैसी की वैसी फेज में आ जाती है। लेकिन अगर लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जा रही तो एक तरीके से रिजिड सपोर्ट की तरह काम करता है ये वाला हिस्सा। तो रिजिड सपोर्ट में तो 180 का फेज डिफरेंस होता है, तो वो फेज डिफरेंस यहां पर आ जाता है। स्टैंडिंग वेव रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव से ही बनती है, अभी बताएंगे। गिटार की स्ट्रिंग में दोनों तरफ से टाइट होती है ना, तो वहां पर बनती है स्टैंडिंग वेव। गिटार की स्ट्रिंग दोनों तरफ से टाइट होती है, तो वहां पर बनती है स्टैंडिंग वेव। बताएंगे स्टैंडिंग वेव के बारे में। बोलो, कुछ बोलना है किसी को? बढ़िया, सब आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव या सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन सही शब्द है। क्या समझ में आता है सुपरपोजिशन से? खत्म होने वाली है बैटरी, अब वो वैसे वाले से करेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव बताइए जरा, क्या जानते हो सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बारे में? एक पोजीशन के दो वेव का हो गया, एक साथ दो वेव का आ जाना, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। एक ही मीडियम में एक ही पोजीशन पर एक साथ एक से ज्यादा वेव जब आ जाती हैं, तब वहां पर वो वेव अपनी अपनी एनर्जी लेकर के आती हैं, तो उस पार्टिकल को सबकी सब अपनी अपनी एनर्जी देती हैं। तो पार्टिकल के पास जो एनर्जी आएगी वो तीनों की एनर्जी कंबाइंड होकर के आएगी। कोई पार्टिकल को ऊपर उठा रहा है, कोई या 3 या 4 या 5 जितनी वेव आ रही है, कोई पार्टिकल ऊपर उठा रहा है, कोई नीचे, कोई इधर, कोई इधर, कोई दाएं, कोई बाएं, तो वो जो पार्टिकल होगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देगा अपन को।
मतलब जो पार्टिकल की पोजीशन है वो हर एक की वजह से अलग अलग होती अगर इंडिविजुअली एक एक भेजते हम। हमने अब इकट्ठी 2 3 4 5 सब वेव भेज दी। अभी के लिए हम लोग करते हैं 2 वेव का सुपरपोजिशन। तो हमने 2 वेव एक साथ एक ही मीडियम में भेज दी, तो वहां पर क्या होगी, वो मिलकर के एक नई वेव बनाएंगी। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो वहां पर क्या होगा फिर, जब एक साथ 2 वेव एक ही पोजीशन पे पहुंच गई तो वो एक अपने हिसाब से कहेगा पार्टिकल को ऊपर उठो, एक कहेगा तुम ऐसे उठो या नीचे बैठो या कुछ भी। तो फिर पार्टिकल कंबाइंड उनका इकट्ठा कंबाइंड पोजीशन देता है। ऐड करना पड़ता है फिर हमें जो ओवरऑल पोजीशन है, पोजीशन तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसकी वजह से जो पोजीशन में चेंज है, इसकी वजह से जो पोजीशन आई, दोनों को हम ऐड कर देते हैं वेक्टर से, तो हमारा आंसर आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ट्रायंगल बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सुपर पोजिशन पढ़ा तुमने। Yes, sir. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सुपर पोजिशन का मतलब ही यही है, एक से ज्यादा फोर्सेस लगते हैं तब फिर सबका सम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक से ज्यादा वेव है तो हर एक वेव की इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो हमारे ओवरऑल नई वेव बनकर निकल के आती है। तो व्हेन टू वेव्स, अभी 2 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस पूरे टॉपिक में हम 2 की बात करेंगे। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है। व्हेन 2 वेव्स आर propagating in same medium, then these waves tends to superimpose over each other. एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं तो वहां पर जो पार्टिकल का पोजीशन है वो दोनों के पोजीशन का कंबाइंड होता है। देन दे फॉर्म अ न्यू वेव। तब वो वहां पर क्या करते हैं, नई वेव बनाते हैं। वो नई वेव कैसे बनाते हैं, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 से। ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर y की जो वैल्यू है, इक्वेशन है, y कैन बी, y1 कैन बी a1 साइन ओमेगा 1t प्लस माइनस k1x से यस और नो, और रुक जाओ, k1x प्लस माइनस phi1 और y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस माइनस k2x प्लस माइनस phi2। क्या भैया ये गलत कह रहा हूं क्या मैं? जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां पर दोनों वेव का हर एक फंक्शन फीचर, हर एक फीचर अलग कर दिया, हर एक फीचर अलग कर दिया मैंने। तो ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का, लेकिन वो मैथमेटिकली हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है हाल फिलहाल। मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें क्या है, कुछ खास तरह का सुपरपोजिशन देखना है, कुछ खास तरह का। एक तो देखना है हमें इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है। दूसरा देखना है हमें स्टैंडिंग वेव। तीसरा देखना है हमें बीट। बीट जानते हो क्या होती है? बाइनोमियल बीट होती है सर। क्या होती? बैंड बाइनोमियल बीट्स। बाइनोमियल बीट्स, ठीक है। बाइनोमियल तो बाइनोमियल बीट्स होती है। वो क्या यार, पियानो में भी तो बीट्स रहती है। बीट मतलब धुन। धुन। और कुछ? जब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हाई एम्पलीट्यूड का जो साउंड वेव्स बनती है वो बीट्स है। हाँ, नहीं, बीट्स अलग ही हैं।
जो इंटरफेरेंस अभी तक तुमने पढ़ा है, इंटरफेरेंस का तो हिस्सा ही नहीं होता बीट। इंटरफेरेंस चाहे तुम्हारा वैसे हो और चाहे स्टैंडिंग वेव बने, एक खास बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी दोनों वेव जो भी सुपर इम्पोज कर रही है सेम रहती है, समझ रहे? और एम्पलीट्यूड में जो डिफरेंस है वो काफी कम रहता है, लेकिन बीट के लिए फ्रीक्वेंसी में भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बीट के लिए फ्रीक्वेंसी में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आया कुछ कुछ समझ में? बीट के लिए फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस होता है और एम्पलीट्यूड लगभग सेम रहता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो रिजल्टिंग वेव आती है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड है वही बढ़ता और घटता है। तो जहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है वहां पर अचानक से एकदम से तेज आवाज आती है, फिर घट जाता है, फिर जीरो, फिर एकदम आता है, फिर से जीरो, फिर से ऊपर आता है, बीट। समझ रहे हो? ऐसा होता है। तो सुपरपोजिशन ही है तीनों। स्टैंडिंग वेव भी सुपरपोजिशन हो रहा है दो वेव का, लेकिन स्टैंडिंग वेव के लिए क्या है, एक वेव इधर जाए, वही वेव खुद ब खुद टक्कर करके आ जाए। जब इंसिडेंट वेव अपनी ही रिफ्लेक्टेड वेव के साथ इंटरफेयर करे तो वहां पर एक खास तरह की वेव बनती है, विच डज नॉट सीम टू प्रोपगेट इन एनी डायरेक्शन। देन विल से इट इज अ स्टैंडिंग वेव, बिकॉज इट डज नॉट सीम टू प्रोपगेट इन एनी डायरेक्शन। पर ध्यान रखिएगा, एनर्जी का ट्रांसफर होता है इधर से उधर, समझे कि नहीं समझे? बट इट डज नॉट सीम टू प्रोपगेट इन एनी डायरेक्शन। वो क्यों होता है वो देखेंगे। और इंटरफेरेंस तो आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ ही लिया। क्या पढ़ा? उसके लिए कोहेरेंट सोर्सेस मांगता है अपने को, चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां पर एम्पलीट्यूड लगभग सेम हो, फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम हो, वेवलेंथ एग्जैक्टली सेम हो, तब वहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? इंटरफेरेंस। लाइट वेव का जो इंटरफेरेंस है, साउंड वेव का जो इंटरफेरेंस है, सेम ही है। वहां पर आपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ा है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सब जगह, तीनों में। हमने अभी आपको तीन चीजें बताई, यहां पर आप इनका कंबाइन करके तीन चीजें बना सकते हो। ठीक है, तीन चीजें बना सकते हो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 की बात है, आप इंटरफेरेंस ऑफ वेव कराओ। इंटरफेरेंस ऑफ वेव में सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। तो यहां पर शर्तें हैं कि एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा अलग अलग ना हो, एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम, मतलब A1 और A2 में बहुत ज्यादा अंतर ना हो, फ्रीक्वेंसी, इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में बता रहा हूं। कब सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस कहलाएगा, कब सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस वाली कैटेगरी में आएगा? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इंटरफेयरिंग मस्ट बी या सुपरपोजिंग ओवर ईच अदर मस्ट बी सेम। वेवलेंथ मस्ट बी सेम। Constant phase difference must be established. यहां पर आते हैं हम लोग, दूसरी कौन सी वेव हो गई? एक तो हो गया इंटरफेरेंस ऑफ वेव, दूसरा है स्टैंडिंग वेव जो हमें पढ़ना है यहां पर। स्टैंडिंग वेव के लिए सबसे साधारण है सेम वेव्स इंटरफेयरिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। वेव्स तो सेम है लेकिन वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव हो गया, स्टैंडिंग वेव हो गया, और तीसरा कौन सा है भाई साहब? बीट।
बीट में क्या है, फ्रीक्वेंसी इज लिटिल डिफरेंट। तुम्हें पता है इंसान 1 सेकंड में अधिक से अधिक 10 बीट सुन सकता है। बीट मतलब जैसे लेट्स से मैंने चुटकियां बजाई और 1 सेकंड में मैंने 10 बार चुटकी बजाई, चलो मैं तो नहीं बजा पाऊं, कोई मशीन बजा रही है, 1 सेकंड में 10 बार उसने मशीन ने टिक 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 की आवाज करी, तो तुम्हें वो 10 अलग अलग टिक टिक की आवाज सुनाई देगी। लेकिन किसी मशीन ने 1 सेकंड में 12 बार 15 बार 20 बार करी, तो वो तुम्हें पता क्या, एक बड़ा साउंड सुनाई देगा, टी, ऐसे पूरा बड़ा साउंड, 1 सेकंड का साउंड पूरा। नहीं आई बात समझ में? इसको कहते हैं इंसान का परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी इज लिटिल डिफरेंट में जो लिटिल शब्द है ना, उसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी लगभग 4 5 6 8 7 हर्ट्ज इतना ही डिफरेंट हो। इससे ज्यादा डिफरेंट होगी फ्रीक्वेंसी तो बीट बनेगी तो, पर वो इंसानों को सुनाई नहीं देंगी। समझ में आया? बीट बनेगी तो, लेकिन वो इंसानों को सुनाई नहीं देंगी। 1 सेकंड में ज्यादा बीट मशीन फिर डिकोड करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी इज लिटिल डिफरेंट, सेम एम्पलीट्यूड सेम वेवलेंथ। तो सेम वेव इंटरफेयरिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ये सबसे आसान है याद रखना, स्टैंडिंग वेव बनेगी। और बीट में फ्रीक्वेंसी लगभग थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, तो जो वो डेल्टा एफ आएगा ना, वो ऑलमोस्ट 10 के आसपास आएगा या 10 से कम आएगा। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो 10 हर्ट्ज है, उससे कम का फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना चाहिए। इसको ध्यान रखना है हमें, याद रखेंगे सभी लोग। सिंपल है चीजें, ज्यादा मुश्किल तो दिख नहीं रही। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव के लिए 2 वेव एक साथ एक ही मीडियम में पहुंचेगी, तो वहां पर 2 वेव हमने कौन सी ली, a1 sin ω1 t प्लस माइनस kx प्लस माइनस φ1, और इधर प्लस माइनस φ2, k1 का अलग कर दिया, k2 अलग कर दिया। पर यहां पर हम देख रहे हैं सब में वेवलेंथ तो सबकी सेम ही है, वेवलेंथ मस्ट बी सेम, सेम वेव और वेवलेंथ मस्ट बी सेम। तो फिर हम यहां पर क्या लिख देंगे, kx सभी के लिए। फिर केवल बीट के लिए यहां पर ω1 ω2 अलग अलग डालेंगे, केवल और केवल बीट के लिए ω1 ω2 अलग डालेंगे, नहीं तो बाकी दोनों के लिए तो सेम डालेंगे। और स्टैंडिंग वेव के लिए क्या बोला, सेम वेव इंटरफेयरिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन का पता कैसे चलता है, बस, और कोई अंतर नहीं होगा। यहां पर φ1 φ2 भी नहीं लिखेंगे, एक इधर से जाएगा और एक इधर से आएगा, बस मिलकर के क्या बनाएंगी वो स्टैंडिंग वेव। आ रही है बात समझ में? मिलकर के कौन सी वेव बनाएंगी, स्टैंडिंग वेव। क्लियर है ना? इंटरफेरेंस कब होगा, स्टैंडिंग वेव कब बनेगी और बीट कब आएगी, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है कि नहीं है? बीट ठीक है भाई। फ्लेक्सिबल सपोर्ट होता है उससे स्टैंडिंग वेव बनेगी, फ्लेक्सिबल सपोर्ट से भी स्टैंडिंग वेव बनेगी और उससे भी स्टैंडिंग वेव बनेगी, दोनों ही से स्टैंडिंग वेव बनेगी। रिफ्लेक्टेड हो साउंड तो रिफ्लेक्टेड होने पर सेम वेव हो गई ना, वो डायरेक्शन अपोजिट हो गई रिफ्लेक्टेड होने पर। अब वो फेज में उनके क्या डिफरेंस है उससे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता, फेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो चलेगा। और हमें तो पता है रिफ्लेक्टेड वेव के साथ फेज में या तो सेम फेज में होंगे या फिर